हेलो बच्चों, मैं गगन मेहता फिजिक्स टीचर। आज आपके सामने क्लास 9th के 9 चैप्टर की एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि हम अपनी सारी वीडियो में चैप्टर के बारे में पहले देखते हैं कि चैप्टर क्या है। तो मेरे पास चैप्टर में सबसे पहले क्या है, फोर्स। तो आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होती है। फोर्स क्या है, कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट पुश की फॉर्म में या पुल की फॉर्म में जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को चेंज कर दे, ठीक है, या फिर उसके मोशन को चेंज कर दे। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक पेपर है, अगर मैं इसको एक फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स लगाने से मैंने क्या कर दिया, पहले ये देखो ये एक रेक्टेंगल शेप में है, तो मैं अगर फोर्स लगाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई, इसके ऊपर फोर्स लगा के मैंने इसको एक ट्रायंगल की शेप दे दी। यहाँ पे मैंने इसको एक यहाँ पे ट्रायंगल की शेप दी। तो कोई फोर्स क्या होगी, कोई भी एफर्ट जो पुश की फॉर्म में हो या पुल की फॉर्म में हो, जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को चेंज कर सकता है। या फिर जैसे ये देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने इसके ऊपर फोर्स ज्यादा, इधर फोर्स ज्यादा लगा दी तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दे। तो मेरे पास ये होती है फोर्स। अब फोर्स में हमें पता होना चाहिए कि फोर्स है क्या। तो हम फोर्स को हमने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया ही हुआ है, फादर इज इक्वल टू मदर, फा इज इक्वल टू माँ, ठीक है। अब मेरे पास आता है, हमारे पास आता है इसकी एसआई यूनिट क्या होता है। तो आपको यही पता होना चाहिए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी फोर्स की, ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे पास आ गया किलो, ये होगी एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास किसकी यूनिट होगी, फोर्स की, क्योंकि मास की क्या होती है किलोग्राम, एक्सीलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक हमारे पास हो गया। अब हमें पता होना चाहिए इनकी ग्रेविटेशनल यूनिट्स, वो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट। अब ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम ऑफ फोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 केजी ऑफ KgF और kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन यूज करते हैं हमारे पास, ठीक है। ये मेरे पास ऐसे ही होते हैं। अगर डाइन में लेनी है तो 98 डाइन में यूज करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि 1 न्यूटन में कितनी डाइन्स होते हैं। तो आपको ये भी मैं बता देता हूं, 1 न्यूटन में हमारे पास 10⁵ डाइन्स होते हैं, जो कि न्यूटन मेरे पास ऐसा यूनिट होती है और मेरे पास डाइन मेरे पास CGS यूनिट होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर मेरे पास बुक में अगले पेज में आपको दे रखा है कि बैलेंस फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। पहले मैं आपको समझा देता हूं बैलेंस फोर्स। अगर मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स और दूसरी डायरेक्शन में फोर्स सेम मैग्नीट्यूड से लग रही है, लेट अस सपोज कि मैंने इस हाथ के फोर्स 10 न्यूटन की लगाई, इस हाथ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ये इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता। तो मेरे पास ये कौन सी फोर्स हुई, बैलेंस फोर्स, ठीक है। मींस क्या हो गया, बोथ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सेम इन मैग्नीट्यूड। ये मेरे पास क्या होगी, बैलेंस फोर्स। फिर आती है आपके पास अनबैलेंस फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस मार्को को फिर से पकड़ा, एक हाथ से आपने फोर्स लगाई 20 न्यूटन की, एक हाथ से फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, तो ये इधर की ओर मूव करने लग जाएगा। तो आपके पास डेफिनेशन क्या बन जाती है अनबैलेंस फोर्स की, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तरफ फोर्स ज्यादा लगे और दूसरी तरफ फोर्स कम लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। हम इसके भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसकी भी। अब मेरे पास बैलेंस फोर्स क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस फोर्स क्या होगी, जब इधर एक साइड से ऑब्जेक्ट की दोनों साइड से इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स लग रही है। अनबैलेंस फोर्स क्या होगी, दैट कॉज अ चेंज इन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब एक साइड मेरे पास फोर्स ज्यादा है और दूसरी साइड फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक बॉक्स ले लिया, एक टेबल के ऊपर एक बॉक्स रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप इधर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, इधर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, तो मेरे पास ये क्या होगा, बैलेंस फोर्स, ठीक है। मतलब इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है, बैलेंस फोर्स, जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड में। लेट अस सपोज मैंने इसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स कर दी, तो इसका जो ये अभी रेस्ट में पड़ा था, इसका मोशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मोशन जैसे ही चेंज हो जाएगा तो फोर्सेज क्या होगी, अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या उनका अलग अलग मैग्नीट्यूड। क्लियर है। फिर मेरे पास चैप्टर के इंट्रोडक्शन में चलते हैं। फिर मेरे पास आता है मोमेंटम।
आपको चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया था मोमेंटम क्या होता है। यहाँ पे आता है मोमेंटम। मोमेंटम को आपने रिमेंबर रखना है। ये मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। डेफिनेशन तो ये बनती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को हम पी से। तो पी इज इक्वल टू मेरे पास इसके इक्वल आता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है? मास पे और वेलोसिटी पे। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, डिपेंड मास और वेलोसिटी पे कैसे करता है। अगर मास ज्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज्यादा हो सकता है, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो भी मोमेंटम ज्यादा हो सकता है। जैसे हमारे पास एक बुलडोजर है, बुलडोजर का मास तो बहुत ज्यादा है बट उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बहुत कम। तो मास तो ज्यादा है ना, अगर मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एग्जाम्पल फिर दूसरा, हमारे पास अगर आपने गन से एक बुलेट फायर करे, यहाँ से बुलेट फायर करी, तो जैसे आप बुलेट फायर करोगे, बुलेट छोटी सी होती है, उसका मास बहुत कम होता है। मास कम है बट वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से उसका भी मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम कोलिजन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अभी सिर्फ बेसिक है इसका हमारे पास। फिर हमारे पास आता है इनर्शिया क्या होता है। अब इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी की कितनी इनएबिलिटी है कि वो मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे। इनर्शिया मेरे पास तीन टाइप का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अब खुद से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाएगी। जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको इस डायरेक्शन में आना है, तो मेरे हाथ से कोई ना कोई फोर्स लगेगी इसकी डायरेक्शन चेंज करने की, ठीक है। ये मेरे पास इनर्शिया था। इनर्शिया डिपेंड होता है मास पे। कैसे मास पे डिपेंड है? लेट अस सपोज एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एक 50 kg का ऑब्जेक्ट है, तो आपको याद रखना है अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया मेरे पास डिपेंड करता है मास के ऊपर। फिर हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो हमारे पास चैप्टर का सेकंड पार्ट था, लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन मेरे पास एक साइंटिस्ट था जिन्होंने फिजिक्स में बहुत ही अच्छे से लॉ दिए हैं, ठीक है, जिन्हें इंप्लीमेंट भी करा हुआ है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मेरे पास 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास मार्कर यहाँ पे, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसको चलाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ठीक है। दूसरी बात, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर मान लो हमारे पास आपने किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में करा, तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स लगती उसे रोकने के लिए। अब आप कहोगे सर अगर हम बाइक को चलती छोड़ दें तो हमारे पास कुछ दूर जाके रुक जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका नाम क्या होता है? याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स। ये सब पता है आपको। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी? जो किसी की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है उसे रोकने के लिए, ठीक है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या कहेगा? ध्यान रखना आपने, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट remain in state of rest, or uniform motion unless an external force applied on। तो आपको याद रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास है रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक उसको चलाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था जो प्रूव भी हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास रुक क्यों जाती है तो आपने आंसर देना है कि फ्रिक्शन फोर्स है उसके पास, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ था, बहुत ही इजी लॉ है।
ठीक है। अब मेरे पास आता है फिर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमारे पास क्या बताएगा, आपको वो देखना है। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, ठीक है, सेकंड लॉ पढ़ते हैं। अब आ रहा है मेरे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to applied force, directly proportional to applied force, and applied force as and is directed as that, and is directed as that of। अब ये डेफिनेशन तो मैंने लिख दी, अब इसको प्रूव भी करेंगे। क्या मतलब हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है हमने अभी पढ़ा पीछे, मास इनटू वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की। मतलब क्या, अगर इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अभी हम प्रूव करते हैं। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी है तो u है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। फिर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट थोड़े सा आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ये हमारे पास v वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है। ये हम कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। अब उसने क्या कहा, जो फोर्स है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब मेरे पास यहाँ पे हम कहेंगे मोमेंटम इनिशियल P1 है, मोमेंटम फाइनल P2 है। जहां पे मेरे पास चेंज आ गया, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये जो रेट की बात आ रही है, जहां पे रेट आता है तो बाय वेट टाइम। ये क्या होगी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम P2 P1 लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी मेरे पास ये साइन आता है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर है। अब मेरे पास हम यहाँ पे करते हैं F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी वैल्यू क्या है mv, इसकी वैल्यू क्या है mu, बाय में मेरे पास क्या आएगा T। फिर जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, यहाँ आएगा k एक कांस्टेंट, तो हम m कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या रहेगा v माइनस u अपॉन t। अब v माइनस u अपॉन t मेरे पास इसके इक्वल होता है, v माइनस u अपॉन t मेरे पास होता है एक्सीलरेशन के इक्वल, तो m इंटू में a, ये एक्सीलरेशन के इक्वल है। और मेरे पास यहाँ पे जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेके देखते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स मेरे पास किसके बराबर आ गया, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये मेरे पास प्रूव करता है सेकंड लॉ को, ठीक है। सेकंड लॉ को प्रूव करता है तो फोर्स इसी के लगी मास इंटू एक्सीलरेशन। हमें पता है फोर्स होता क्या है, F इक्वल टू m हैज प्रूव सेकंड लॉ। कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है। फिर हमारे पास एक लॉ आता है जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मेरे पास थर्ड लॉ क्या कहता है, हम वो भी देख लेते हैं। थर्ड लॉ बिल्कुल इजी लॉ है, जो बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही इजी लॉ है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। लेट अस सपोज हमने क्या करा, इसके ऊपर पंच मारा, तो हमने इसके ऊपर क्या करा, एक्शन करा, बदला हमें क्या करा, मिला रिएक्शन मिली, मतलब हमें भी चोट लगी। आप कोई भी एक्शन करोगे उसके अगेंस्ट आपको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे हमारे गांधी जी कहते थे, कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, मतलब उसको भी चोट लग रही है, ये ध्यान रखो। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये मतलब नहीं कि आप लोग थप्पड़ खाओगे, ये तो सिर्फ लॉ को समझाने के लिए था, ठीक है। अब हमारे पास आगे जो टॉपिक है हमारे पास, उसमें हमारे पास टॉपिक में बताया गया है आपके पास लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर हमारे पास लीनियर मोमेंटम का तो रिकॉइल वेलोसिटी आएगी, वो भी हम पढ़ लेते हैं। पहले लीनियर मोमेंटम पढ़ लेते हैं, जो हमारे पास एक अच्छा टॉपिक है।
तो वो पढ़ेंगे। स्टार्ट। अब मेरे पास आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, क्या बता रहा है हमारे पास कभी भी कोलिजन होगा तो मोमेंटम हमेशा मेरे पास कंजर्व रहता है। कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था और कोलिजन के बाद जितना मोमेंटम हुआ वो कंजर्व रहेगा। एग्जांपल के तौर पे हम एक पूरा इसका प्रूफ करेंगे। मैं आपको वैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई, तो टकराने से पहले जितना मोमेंटम था और टकराने के बाद जितना मोमेंटम है वो मेरे पास इक्वल होगा। वो प्रूफ करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे दो बॉल ली, इसका मास ए है, इसका मास बी है। ये ए बॉल, ये बी बॉल, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी। बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले मेरे को पता है कि आपके पास अभी कोलिजन नहीं हुआ, तो यूए की वेलोसिटी ज्यादा है यू की, ठीक है। कोलिजन टाइम, अब कोलिजन के टाइम, कोलिजन जब होगा तो सेम टाइम पे होगा, मतलब दोनों आपस में यहाँ पे टकराएंगे तो सेम टाइम पे टकराएंगे। ये तो है नहीं कि अलग टाइम पे टकराएंगे, तो सेम टाइम, मतलब टाइम तो सेम हो गया। ये होगा ड्यूरिंग कोलिजन। अब जब कोलिजन हो गया तो एक ने इसको टक्कर मारी तो ये आगे की ओर जाएगा, मतलब वीपी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी वीए से, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हम प्रूव करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। माइनस क्यों है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमें रिएक्शन मिलती है। तो अकॉर्डिंग, ये तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हुआ, बट सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैं अब यहाँ पे कह सकता हूँ F1 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, F1 किसके इक्वल आएगा, फोर्स, पहले ने फोर्स किसके ऊपर लगाई, दूसरे के ऊपर लगाई, तो क्या आएगा, मास ऑफ सेकंड, एक्सीलरेशन ऑफ, ठीक है, मास ऑफ बी, एक्सीलरेशन ऑफ बी। और F2 मेरे पास किसके इक्वल आएगा, F2 ma और a, ठीक है। अब आपने प्रीवियस चैप्टर में एक्सीलरेशन की वैल्यू पढ़ी है, ठीक है, वो पुट कर देते हैं। पहले इसको हम यहां पुट करते हैं। यहां पे जैसे ही पुट करेंगे, इसको नंबर 1 नाम दे दो, पुट F1 एंड F2 वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, एम बी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ए और ए ए। अब यहां पे हमारे पास आया अकॉर्डिंग टू हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो हमारे पास वहां पे हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। ये मेरे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम बी, एक्सीलरेशन क्या आ जाएगी, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ऐसे ही यहां आ जाएगी एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो मेरे पास यहाँ पे टी से टी को कैंसल आउट कर देंगे। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं, ओपन करके हमारे पास क्या बनता है, चलो देखते हैं जल्दी। देखो हमारे पास क्या होगा, जब आपने इसको करा तो हमारे पास बचा क्या, एम बी वी बी माइनस यू बी इज इक्वल टू माइनस एम ए वी ए माइनस यू ए। अब हमारे पास यहाँ पे ये बचा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम बी यहाँ पे आ जाएगा वी बी, वेलोसिटी ऑफ बी, एम बी मास ऑफ बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, माइनस मास ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए की फाइनल वेलोसिटी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मास ऑफ ए और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। इतना क्लियर सभी को। तो हमारे पास हम अब क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को एक साइड कर लेते हैं, फाइनल को एक साइड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम बी वी बी प्लस एम ए वी इज इक्वल टू मास ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, प्लस जब ये इधर आएगा तो माइनस इधर आगे प्लस का मास ऑफ बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। तो हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ए इसको इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू ए प्लस एम ए बी प्लस मास ऑफ बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी प्लस मास, यहाँ पे ए कर लो, मास ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, मास ऑफ बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मेरे पास इक्वल आ चुका है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। पहले मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फुल टॉपिक आना चाहिए, प्रूव आना चाहिए। आपकी क्लासेस में पक्का ये पूछा जाता है, 100% हर एक टीचर ये टॉपिक पूछता है और आपको 100% ये टॉपिक आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक में हमें बताते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल रहता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर है? हमारे पास आ रहा है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन मतलब आपने कभी भी गन को फायर करा होगा, बेबी गन को या कोई भी गन को, तो जैसे ही मेरे पास एक गन में से जो हमारे पास एक गोली बाहर जाती है, ठीक है, ये गन के अंदर जब आप फायर करोगे तो गोली जब बाहर जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, फायरिंग आपने इधर करी बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, ठीक है, वो फोर्स को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। पहले हमने कहा बिफोर फायरिंग कोलिजन, तो ये mg का मास ऑफ गन, mb का वेलोसिटी मास ऑफ बुलेट, ठीक है, कोई भी बुलेट गोली हिंदी में कह देते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास जो बुलेट है, बुलेट इधर जाएगी तो गन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो ये क्या मजल वेलोसिटी, मतलब बुलेट की वेलोसिटी को हम मजल वेलोसिटी कहते हैं। तो हमारे पास अब रिकॉइल वेलोसिटी हम देखते हैं। इनिशियल बुलेट भी रेस्ट पे है हमारे पास और गन भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, 0। तो हमें एक बात पता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अकॉर्डिंग टू हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता है कि मास और इनिशियल मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस इनिशियल मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ गन फाइनल प्लस मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये तो मेरे पास क्या है, 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब आप इसको हम अगर चेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो हमारे पास यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि इसमें भी हमारे पास एक्शन रिएक्शन के इक्वल है, ठीक है। थर्ड लॉ लग रहा है, अगर आपने फोर्स इधर की ओर लगाई है, वेलोसिटी इधर की ओर जा रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है हमारे पास, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंटम लग रहा है, क्योंकि तो मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास क्या डिनोट करेगा, मोमेंटम, ठीक है। स्टार्ट। कैचिंग ऑफ बॉल। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, कैचिंग ऑफ बॉल। कैचिंग ऑफ बॉल में हमारे पास क्या होगा, आपने देखा होगा जब भी कोई क्रिकेटर कैच करता है, तो जब हमने कैच ऐसे करा, कैच करके यहाँ रोक लिया, तो कैच ड्रॉप होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना ही रहेगा, टाइम को ना इंक्रीज करा ना डिक्रीज। बट अगर हम कैच करके थोड़ा नीचे की ओर लेके जाए, टाइम इंक्रीज करें, तो हमारे हाथों पे फोर्स कम लगती है। कैसे हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको, देखो जैसे हमारे पास कोई एक पर्सन है, हमारे पास बॉल की इनिशियल स्पीड हमने कह दी 100 मीटर पर सेकंड है, फाइनल तो बॉल आएगी तो रेस्ट पे हो जाएगी, तो मेरे पास फाइनल स्पीड कितनी है, 0। फाइनल अगर कोई भी पर्सन बॉल पकड़ेगा फाइनल स्पीड में और 0 पे हो जाएगी। मास कितना है बॉल का, 0.2 kg। अब इसमें टाइम में कोई भी फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक पर्सन ने सिटिंग पोजीशन में, उसने बैठा और कैच को अपने पीछे ले लिया, तो हमारे पास क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी भी उतनी, फाइनल भी उतनी, मास भी उतना, बट टाइम ही इंक्रीज कर दिया इसने, टाइम को क्या कर दिया, इंक्रीज। तो इस केस में हमारे पास कैच ड्रॉप होने के चांस बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा है। कैसे हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्स इसकी तरफ होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैं कह सकता हूँ F इज इक्वल टू मास V माइनस U अपॉन T। अब ये सारी चीज क्या है मेरे पास, सारा हमने क्या कह दिया, सेम है, दोनों केसेस में सेम है, तो हम कहेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स कम लगेगी, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टाइम फोर्स ज्यादा लगेगी जब मेरे पास टाइम क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में टाइम मेरे पास क्या है, डिक्रीज है, तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा लगेगी। टाइम उसने कुछ चेंज नहीं करा तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा लगेगी। अब हमारे पास न्यूमेरिकल आ गए हैं, हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, ध्यान से देखें। पहला न्यूमेरिकल, a car of mass 200 kg, कार का मास 200 kg है, 36 जो वो हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के से चलने के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है और 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स, तो उसके ऊपर कितनी रिटार्डिंग फोर्स लगेगी, तो हमने वो निकालना है, रिटार्डिंग फोर्स कितनी लगेगी हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमें पता है, हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, तो हम एक ही हेल्प लेते हैं। यहाँ पे हम कह सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय में 2as होता है। तो मास मेरे पास कितना है, यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी की कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल रेस्ट पे आ गया तो 0, कितनी डिस्टेंस चला, 10, मास कितना है 200 kg। तो हम
फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालना। तो यहाँ आ जाएगा 200 v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। ठीक है, u मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी उसने क्या कितनी गई है हमारे पास कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 100, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास गिवन। ठीक है, तो कितने की डिस्टेंस चला वो 10 की डिस्टेंस वो मूव आउट है। ठीक है, 2 इंटू में यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम कह सकते हो 200 0 स्क्वायर 0 माइनस ये u कितनी है हमारे पास, u इनिशियल उसने हमें बता रखा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। हम जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 20 मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यहाँ पे 100 का स्क्वायर, तो हमारे पास 2020 यहाँ आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ 10, तो हमारे पास 10 इंटू में जब इसको सोल्व करोगे माइनस का 100 तो क्या आ जाएगा -1000 न्यूटन। मतलब ये मेरे पास रिटार्डिंग फोर्स है, और जब भी फोर्स नेगेटिव आ जाएगी तो हमारे पास वो कौन सी फोर्स होगी, रिटार्डिंग फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वैगन इंजन वाला और वैगन वाला। हमारे पास न्यूमेरिकल में क्या कह रखा है मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा कि एक मेरे पास ट्रेन है, एक इंजन है जिसका मास मेरे पास 8000 kg है, वो 5 वैगन को अपने पीछे खींच रहा है। ठीक है, जिसका ईच वैगन का मास कितना है हमारे पास 2000 kg अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन मूव कर रहा है। और जो ट्रैक है नीचे, जो ट्रैक है ट्रेन का, वो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है जो हमारे पास कितने की है 5000 न्यूटन की। ठीक है, और इंजन 40,000 न्यूटन की स्पीड से इसको खींच रहा है, 40,000 न्यूटन की फोर्स से उसको खींच रहा है। ट्रैक 5000 की अपोजिंग फोर्स लगा रहा है। देखो ये मेरे पास क्या हुआ, इंजन ने फोर्स लगाई 40,000 न्यूटन की इधर की ओर, ये ट्रैक अपोजिंग 5000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो टोटल फोर्स आगे की ओर कितनी जा रही है, हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी हमारे पास 40,000 माइनस 5000, हमारे पास कितनी आ जाएगी फोर्स 35,000 न्यूटन। ये तो हमारे पास फोर्स आ गई। जो हमने पहला पॉइंट निकाला था हमारे पास कि नेट एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स कितनी है, तो दूसरा पॉइंट क्या है एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन, ये तो मेरे पास पहला होगा। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन मेरे पास क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, फोर्स बाय मास। अब फोर्स आपने ध्यान रखना 35,000 लेना है, क्योंकि हमारे पास 5000 तो अपोजिंग फोर्स है, वो हमने माइनस कर देना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35,000 बाय में 10,000, क्योंकि मास कितना है 10,000। ठीक है, हर एक का मास हमारे पास क्या रखा है 5,000 सॉरी, हमारे पास हर एक का मास कितना है 2000 और 5 मेरे पास वैगन है, तो टोटल मास कितना हो गया 10,000। ठीक है, तो यहाँ आ गया 10,000। हम जैसे इसको कट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, कह रहे पहले ने दूसरे के ऊपर फोर्स कितनी लगाई है, तो पहला वैगन इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये किसकी कितनी फोर्स लगा रहा है, तो वो हमने सीखना है। तो फोर्स ऑन 1 ऑन 2, पहला दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा ये हमारे पास पता होना चाहिए। फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास मास कितना है, इंजन का मास हमारे पास कितना है 8000। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है 3.5। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे फोर्स ऑन 1 ऑन 2 आ जाएगी, कितनी है 28,000। ये हमारे पास न्यूमेरिकल भी थे और हमारे पास चैप्टर फुल चैप्टर था हमारे पास जो आपका 9th क्लास का 9th चैप्टर है। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो में आपको कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस न्यूमेरिकल को सोल्व करके आपको भेजूंगा। थैंक यू।